पढ़ते रहते हैं। तो आज आप लोगों के बीच में मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा की जा सके जिसके बारे में अक्सर चर्चा नहीं होती है, और हमारे स्कूल कॉलेज में, घरों में, परिवार में, समाज में इसके बारे में कोई जल्दी बताता नहीं है, या हम खुद उसे डिस्कस नहीं करना चाहते। क्योंकि सब लोग हमारी जिंदगी अगर हम देखेंगे कैसे जी रहे हैं, तो हम सब अपनी अपनी अपेक्षाओं में जी रहे हैं। कुछ हमारी अपने आप से अपेक्षाएं हैं कि हमको ऐसा बनना है, वैसा बनना है, जीवन में ये चाहिए, वह चाहिए। और कुछ अपेक्षाएं हमारे परिवार की हैं। हमारे माँ बाप ने हमको बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं। समाज की कुछ अपेक्षाएं हैं। और इन सब के फेर में हम बंधे हुए जीवन जी रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग तो बहुत नौजवान हैं अभी। तो जीवन की, जिसको कहते हैं पहला पड़ाव है, पढ़ाई खत्म हुई है, जो एक्टिव लाइफ है उसमें प्रवेश करने के दरवाजे पर खड़े हैं। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीजों का आग्रह होगा कि ऐसा कर लें, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। और ये आसान नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था, अगर विगत में जाऊं, तो मैंने एमएससी पास किया था सन 1971 में। तो अभी 50 साल तो हो गए। 50 साल पहले यह था कि नौकरी के लिए इतनी मारा मारी नहीं, कुछ न कुछ तो मिल जाएगा, ऐसा लगता था। बेरोजगारी जैसी चीज तो थी, लेकिन ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताता हूं कि जीवन क्या बनता है और कैसे बनता है। कि जब मैं पढ़ता था तो मेरी सारी रुचि जो थी वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स में थी। भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार था, हिंदी भाषा पर खासतौर से। मैं तो यूपी का था, और सरकारी स्कूलों में पढ़ता था, तो अंग्रेजी का ज्यादा ज्ञान नहीं। इतिहास पर बहुत अच्छा लगता था, और ऐसे विषय बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन पिताजी का एक आग्रह था कि बेटा, घर में किसी ने साइंस नहीं पढ़ा, तुम साइंस पढ़ो। तो न चाहते हुए साइंस पढ़ता रहा। किसी तरह साइंस में तो पढ़ाई हो गई, पढ़ने में अच्छा था, नंबर अच्छे मिल गए। फिर क्या था कि चाहिए थी डिग्री कॉलेज में नौकरी। मुझे लोगों को पढ़ाना बहुत पसंद था। जबकि मैं खुद पढ़ता था, तो भी जो लड़के ऐसे होते थे मेरे साथ के सहपाठी, जिनको कोई टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, तो वो मेरे पास आते थे, कहते थे जरा तुम मुझे समझा दो। तो मुझे यह अच्छा लगता था। लेकिन जब नौकरी लेने की बात आई, तब पता लगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने कॉलेजेस हैं, सबके मैनेजमेंट किसी न किसी जाति के द्वारा प्रभावित हैं। और वहाँ नौकरी पाने के लिए तो उस अमुक अमुक जाति का होना चाहिए। तो वो नौकरी तो तुरंत नहीं मिली। तो क्या करें, तो रिसर्च ज्वाइन कर ली। कुछ दिन बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ भी बड़े चैलेंजेस दिखे। मैंने देखा कि कितने लोग हमारी यूनिवर्सिटी में 5-5, 7-7 साल से रिसर्च कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी में जो ओपनिंग होती थी नौकरी के लिए, वो उनको नहीं मिलती थी आसानी से। एक पीएचडी हो गई, कोई दूसरी पीएचडी के लिए फिर एनरोल कर लेता था, उस स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी, लेकिन जीवन में स्थायित्व नहीं था। तब ये आया कि अच्छा चलो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ गया, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया। जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने की बात आई, तब जो मेरी इच्छा थी इतिहास पढ़ने की, वो मैंने इतिहास के विषय लिए, और उनकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन नौकरी मिली तो सर्विस अलॉटमेंट इनकम टैक्स का हो गया।
इनकम टैक्स का कानून मुझे बहुत पसंद नहीं था, क्योंकि हर चीज के कानून में बहुत सारे जो सोशल वेलफेयर के से संबंधित कानून है उनमें इक्विटी का महत्व होता है कि हर एक को बराबरी का ट्रीटमेंट मिलेगा। हमारे आयकर विभाग का जो कानून है उसमें तो जो कानून में लिखा है उसके हिसाब से होगा, उसको किसी पर ज्यादा टैक्स लग जाएगा और किसी कोई बच जाएगा। तो ये बात मुझे अंदर से खटकती थी, तो जो कानून की बात थी वो मुझे बहुत ज्यादा अपील नहीं करती थी। तो हमेशा एक द्वंद रहा पूरे साल। हालांकि नौकरी में मैंने बहुत अच्छा किया, उसमें रुतबा भी मिला, प्रसिद्धि भी मिली, आदर भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अंदर से कहीं एक खटक थी कि ये जो है कानून ठीक नहीं है। तो उसके करते करते लेकिन फिर अध्यात्म में आने की बात आ गई, कुछ अनुभव हो गए, लोगों को कुछ सिखाने का, अध्यात्म से संबंधित ध्यान कराना है, कुछ कराना है, ये सारी चीजों में मेरा मन लग गया। तो ऐसा लगा जैसे जीवन का एक पर्पस मिल गया हो। तो इस पर्पस के मिलने से वो आयकर विभाग में भी जो काम करते थे तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया। जैसे डॉक्टर उज्जवल जी ने बताया कि लोग जो है वो लीडरशिप के लिए मानते थे, तो लोग मेरे साथ काम करना पसंद करने लगे, क्योंकि अंदर से मैं कुछ बदल गया था। तो नौकरी खत्म हो गई, उसके बाद फिर और भी ऐसा लगा कि कुछ लोगों के लिए करना चाहिए, तो एक वेबिनार करते हैं जिसमें लोगों को के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको कुछ बताते हैं। आज आप लोगों के साथ भी उसी श्रृंखला में आ गए। तो यदि हम इस अपने, मैं 70 साल का हो रहा हूँ, 70 साल के जीवन पर दृष्टिपात करूं तो जीवन किस दिशा में जाएगा, किस बात से हमको अपना लाइफ पर्पस मिलेगा और आनंद मिलेगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें एक अपना दायरा, जो आउटलुक है या दृष्टिकोण है, वो खुला रखना होगा कि जीवन किसी भी दिशा में, जीवन एक सरिता की तरह से है जो पहाड़ से नदी उतर रही है, उसको पता नहीं कि वो किधर जाएगी, लेकिन है पर्पस तो है। जो धारा नीचे उतरी है वो किधर ना किधर से जाकर समुद्र में मिलेगी, एक दिन उसको अपनी अपनी जगह मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले रास्ता है, इस रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, मोड़ आएंगे, इस बात को जान लेना बहुत आवश्यक है। और हम सभी आज एक बैकग्राउंड है इस मीटिंग का कि एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि कोई आत्महत्या क्यों करता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं, अगर उनके बारे में, उनकी स्टडीज को देखा जाए, जो उनके बारे में स्टडीज हुई हैं उनको पढ़ा जाए, तो पता ये चलेगा कि वो अक्सर ऐसे लोग हैं जो अपनी ही मन की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं और बाहर की दुनिया से कट गए हैं। तो ये आज हम सभी को अपने अंदर में झांक कर देखने की जरूरत है कि क्या हम कहीं इतनी अपेक्षाओं का बोझ तो हमने नहीं ले लिया है कि हम अपनी बाहर की दुनिया से कटते जा रहे हैं। तो ये आप सभी के चिंतन करने की बात है। और जो आपके आसपास लोग हैं, माता पिता हैं, मित्रगण हैं, समाज में जो दूसरे लोग हैं, उन सबको भी ये देखने की बात है कि कहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसको कि हम सब लोगों ने एकदम छोड़ दिया है निरुपाय, अपनी अपेक्षाएं तो उसके ऊपर लाद दी हैं कि तुमको ये बनना है, तुमको ऐसा करना है, लेकिन कभी उसके दिल की बात जानने की कोशिश नहीं की। तो आत्महत्या वो लोग करते हैं जो अपने दिल की बात किसी से नहीं बता पाते। तो ये हम सबके ऊपर एक उत्तरदायित्व है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें सब लोग अपनी बात कहने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हों। उन्हें इस बात का भय नहीं हो कि हम अपनी बात कहेंगे तो हमें जज किया जाएगा।
कोई हमें निर्णयात्मक ढंग से देखेगा, कोई कहेगा ये बेकार है। ऐसा नहीं होता है। और जब ऐसा समाज बनेगा तो हम सभी एक के साथ एक तरक्की कर सकेंगे। कोई भी तरक्की जो है, कोई सक्सेस जो है, वो आइसोलेशन में नहीं है। कभी किसी को नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी मिल भी गई, तो जब वो ट्रेनिंग में जाएगा तो क्या वो वहाँ अच्छा करेगा? कल को कोई ऐसा बॉस मिल गया जो कि बहुत कड़ी जबान बोलता है, कटु शब्द बोलता है, जज करता है, तो क्या उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, इसकी ट्रेनिंग है। अपने ही जीवन में जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, शादी हो जाएगी, पत्नी आएगी या पति आएगा, बच्चे होंगे, दूसरे लोग होंगे, उन सब की अपेक्षाएं हमारे ऊपर लदेंगी। कुछ हम पूरी कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या उसके बीच में हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक है और सबको इस बात के लिए चिंतन करना चाहिए। तो ये कुछ मैंने अपनी बात ही से शुरू की कि जो एक जीवन की धारा है कि कौन क्या बनेगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। और किस चीज़ में आनंद मिलेगा, लाइफ का पर्पस मिलेगा, वो भी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिना इस धारा में बहे हुए, जब धारा में बहते हैं तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती हैं। तो उन सब अनसर्टेनिटीज के बावजूद उनको गले लगाकर उनके साथ बहते हुए चले जाना, यही जीवन है। और इसी में हम धीरे धीरे उत्तर एक के बाद एक नई चीजें पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरह का प्रियम्बल है मेरी टॉक का, जो सर मैं आप सबको एक संदेश रूप में देना चाहता था। हाँ उज्जवल जी बोलिए। सर, जो आपने क्रक्स में बताया कि डिप्रेशन का अल्टीमेट कल्मिनेशन सुसाइड में होता है, तो उसका बेसिक रूट जी इसमें पाया जाता है कि दोज पीपल आर नॉट वेल कनेक्टेड टू अदर्स, हाँ, एंड दैट यस, इज वेरी मच ट्रू, दैट इज दैट इज वेरी मच ट्रू। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। एक आदमी भी अगर कहीं सुइसाइड कर रहा है तो हम सब उसके सुइसाइड में शरीक हैं। यस सर, क्योंकि हमने कहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसके लिए। दैट इज ट्रू। एंड सर यदि अगर यदि इस वो अपनी पूरे बात कह सकता तो सुइसाइड नहीं करता। बिल्कुल सर। और आज सर ये जो अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट को अपना दिल का कहने के लिए, और जो डायलॉग हम करने जा रहे हैं, दैट इज जी वन ऑफ द part we are playing on our small हाँ contribution we are trying to जी give to. जी That जी is very right with this. जी And students are raising very pertinent and very practical questions. हाँ बताएं। One student has asked कि लड़कियों के बारे में स्पेशली सर एक करियर की एक पिक पॉइंट आ जाता है इस उम्र में। यूपीएससी एमपीएससी के लिए तैयारी हो जाती है, एक दो अटेम्प्ट हो जाते हैं, अभी लगता है कि अभी पास हो जाएंगे, और वही उम्र होती है 23, 24, 25 साल की। घर शादी। वालों को चिंता होती रहती है कि अभी ये उम्र में अगर शादी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, एंड दे आर आल्सो नॉट राइट रॉन्ग। तो उनके पर्सपेक्टिव से वो भी करेक्ट है, पेरेंट्स भी, और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से वो भी करेक्ट है कि आज तक मैंने एक इतनी पढ़ाई की है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेरा प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट फाइनल तक हो गया है, और अभी मुझे 1-2 साल मिल जाएंगे तो मुझे शायद पोस्ट मिल जाएगी, और पोस्ट मिल जाएगी तो मेरा जीवन अलग प्लेन पे, अलग लेवल पे चला जाए। तो ये द्वंद्व बहुत लोगों के मन में है सर, विशेषता लड़कियों के मन में ये द्वंद्व है। तो आपने पूरी जिंदगी एक सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट होके, एक सक्सेसफुल पर्सन, आप जिंदगी को बैकग्राउंड में देख के आपको क्या लगता है सर कि ये द्वंद्व को कैसे नहीं, handle हमारे किया जाए? ख्याल से देखिए ऐसा है कि जो भी हमारे बच्चे हैं, ये हर एक को अपनी जो प्रतिभा है, अपने अंदर जो क्षमता है, उसको पूरी तरह से जीने का एक नैसर्गिक अधिकार ईश्वर ने दिया हुआ है। तो यदि किसी बेटी को लगता है कि मैं कुछ दिन करूं प्रयास, तो मुझे जो है नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छा करूंगी, तो उनके माँ बाप का ये धर्म बनता है कि वो अपने बच्चे को हतोत्साहित नहीं करें। और जहां तक समाज की बात है, समाज को बदलना चाहिए, क्योंकि
हम सभी मानते हैं कि ये महिलाएं या ये लड़कियां हमारे बराबर की हैं, तो एक लड़के को अगर 2 साल एक्स्ट्रा लगेंगे तो माँ बाप को कभी बुरा नहीं लगता है, तो लड़की को अगर लग रहा है तो बुरा नहीं लगना चाहिए। ये समाज को अपने अपने चिंतन में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसमें तो मैं उस बेटी का पक्ष लूंगा, माँ बाप का पक्ष नहीं लूंगा। प्रैक्टिकली वेरी ट्रू सर। ये हाँ, अगर ये हित संबंधों की बात है कि पेरेंट्स के इंटरेस्ट है कि हाँ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो और जाए, नहीं, दूसरी एक और बात है चौहान जी कि हम सभी आगे हाँ, जिंदगी बड़ी ज्यादा पड़ी है, तो इनके हित संबंधों को, इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाए। नहीं, एक आपका और हाँ, एक और बात है जो इस बेटी के लिए ही नहीं, सारे बेटों के लिए भी है कि हम सभी कुछ न कुछ जिंदगी में निर्णय लेते हैं। अब जब निर्णय ले रहे हैं तो कुछ हमारा कॉन्फिडेंस है अपने अंदर कि भाई कुछ हम पालेंगे, कोशिश करके देखते हैं, नहीं होगा तो उसका कुछ जो नकारात्मक प्रभाव है वो तो जीवन पर आएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि हर जीवात्मा जो आई है देह में, उसको अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने का हक है, ये उसका नैसर्गिक हक है। तो उस हक का आदर होना चाहिए। आदर नहीं करने से फिर क्या होगा, वो दब जाएगी, उसको लगेगा हमेशा वो हमारे माँ बाप ने हमारी बात सुनी नहीं। या जिंदगी जैसे कोई, भर। हाँ, आजकल कोई बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमको कुछ, वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या कोई बड़े क्रिएटिव हैं, कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, और माँ बाप देखा देखी समाज में देखते हैं कि भाई सरकारी अफसरों का या जो लोग अच्छी नौकरियों में हो उनकी बड़ी इज्जत होती है, तो माँ बाप फोर्स करते हैं कि नहीं तुम ये मत करो, तुम नौकरी करो। तो वो भी एक गलत बात है, क्योंकि उस बच्चे की कोई नैसर्गिक प्रतिभा है, उसकी एक इच्छा है, वो जीवन को अपने ढंग से तराशना चाहता है, तो उसको तराशने का हक तो मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि माँ बाप कहीं कहीं अपनी, कभी हमारे यहाँ जो समाज में माँ बाप की प्रधानता है, ठीक है, माँ बाप तो भगवान ही हैं, उन्होंने हमें ये देह दिया है, उसके कारण ही हम जो कुछ हैं, लेकिन फिर भी ये जो इसमें आत्मा है इस देह में, वो तो स्वतंत्र है। वो हमें लाए जरूर हैं इस देह में, लेकिन हमारे मालिक नहीं है। तो इसलिए वो जो आत्मा अपने ढंग से एक्सप्लोर करना चाहती जीवन को, वो करने देना चाहिए। वेरी एम्पावरिंग सर। जो बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, ये द्वंद्व में ये आपके बोर्ड एक गाइडेंस काम में आएगा सर कि व्हाट स्टैंड एंड व्हाट थिंकिंग दे शुड हैव। यस सर बच्चों ने अच्छे अच्छे सवाल पूछे रिगार्डिंग माइंड, वर्किंग माइंड, मेडिटेशन, हाउ टू इम्प्रूव सोल्स पावर पूछा एक लड़के ने। तो सर मेडिटेशन का ओवरऑल अपने जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है? और मैं पहले माइंड की थोड़ी बात करता हूँ, मैं थोड़ी पहले माइंड की बात करता हूँ। वो सवाल जो है मेडिटेशन उससे लिंक्ड है। यस। तो थोड़ा थोड़ा माइंड पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि मन जो है, ये हमारे पास जो जितने चीजों, जितने इंस्ट्रूमेंट्स भगवान ने दिए हैं, उनमें सबसे प्रधान है। यस। क्योंकि मन की जो भूमिका है वो ऐसी है कि मन इंद्रियों पर हावी है। हम कहते हैं कि आंखें देखती हैं, लेकिन क्या आंखें वाकई देखती हैं, हर चीज देख रही हैं अपने सामने? तो ऐसा नहीं है। आंखें वही देखती हैं जिस पर हम अपना ध्यान देते हैं। तो वो मन कहता है ये चीज देखो, तो वो देखता है। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं और आप बातें कर रहे हैं, तो हमारी वार्तालाप हो रहा है, बच्चे लोग इसको सुन रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे के मन में आया कि ये क्या चर्चा हो रही है, तो जिस क्षण ये बात आ गई, उस दिन उसी क्षण उसने हमारी बात सुनना बंद कर दिया। यस।
तो बात तो हो रही है, कान सुनते हैं, लेकिन कान भी वही सुनते हैं जो मन जिधर उस कान को लगा देता है। हम सभी बैठे हुए हैं किसी न किसी चीज पर, तो कुर्सी पर बैठे हैं, किसी गद्दे पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, हमारा स्पर्श तो है, लेकिन उस स्पर्श के प्रति हम सचेत नहीं हैं। अभी हमने बोला कि हम कहाँ बैठे हैं, तो हम तुरंत सचेत हो गए, ओ कुर्सी पर बैठे हैं, हमारे पांव नीचे जमीन पर रखे हुए हैं, या हम पांव मोड़ कर बैठे हुए हैं, तो ऐसे पांव क्रॉस्ड हैं। लेकिन जब तक इसके बारे में सोचा नहीं तब तक सचेत नहीं है। तो मन की बड़ी भूमिका है, क्योंकि मन ही जो है वो सब इंद्रियों को गाइड करता है, जिससे कि इस जगत को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि वर्किंग माइंड क्या है। तो माइंड जो है उसको अगर हम बहुत एनालिटिकली साइंटिफिकली देखें तो माइंड जो है वो वर्किंग माइंड ये है जो जरूरी चीजें, हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उनके साथ इन्वॉल्व होता है। कि हम सर नौकरियों की के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, तो वर्किंग माइंड हमको ये बता सकता है कि हमको कौन सी परीक्षा में बैठना चाहिए, हमारी योग्यता क्या है, हम किस चीज के लायक हैं, उसके लिए कितनी तैयारी करनी चाहिए। वर्किंग माइंड ये बता सकता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज की योग्यता अच्छी है और इस चीज के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग माइंड के अलावा एक माइंड और है जो कि भ्रम में रहता है, इमेजिनेशन में जी रहा है। तो इमेजिनेशन वाला जो माइंड है वो हर चीज अपने नजरिए से देख रहा है कि घटना कुछ हो रही है, असलियत क्या है। वो इमेजिनेशन वाला माइंड जो है उसके बारे में इतनी सारी कल्पना करेगा कि हमको उस कल्पना की दुनिया में बसा देता है। मुझे बहुत पहले एक मैंने कहानी पढ़ी थी, एक सूफी जो संत होते हैं उन्होंने कैरेक्टर बनाया था मुल्ला नासिरुद्दीन, जो बहुत बेवकूफ़ी की बात करता है, हर चीज़ में मूर्खतापूर्ण ढंग से वो कुछ करता है। लेकिन एक्चुअली मुल्ला नासिरुद्दीन बहुत ही परिपक्व, बहुत ही जो है मैच्योर आदमी है, और वो ये दिखाता है कि देखो तुम किधर फंस गए हो। तो एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद है वो किसी ने बनाई होगी, जो मुंबई की लोकल ट्रेन पर है। जिन लोगों ने मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया होगा, आप देखिए कैसी भीड़ भाड़ होती है। तो मुल्ला नासिरुद्दीन जा रहा था ट्रेन में, किसी ने उससे पूछा कि मुल्ला जी आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है। तो मुल्ला के पास घड़ी तो थी और चल भी रही थी और वो वक्त बता भी सकता था, लेकिन उसने वक्त नहीं बताया। उसने उस नौजवान को धक्का दिया जोर से और कहा तुम दूर हटो, यहां से दफा हो जाओ। तो उसको लड़के को बहुत गुस्सा आया कि ये बिना बात के ये बुढ़ा मेरे साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तो एक दो क्षण तो उसको सकते में रहा, उसके बाद उसने बढ़ करके मुल्ला का कॉलर पकड़ लिया और बोला कि देखो तुम सही सही जवाब दो, ऐसे ही तुमने बदतमीजी क्यों की मेरे साथ, वरना मैं तुमको इसी ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। तो मुल्ला तो बहुत दो हड्डी का आदमी था, एकदम डर गया, सहम गया। उसके बाद उसने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि अब तुम इतने नाराज हो रहे हो तो मैं तुमको बता देता हूँ कि मैंने तुमको वक्त क्यों नहीं बताया। तो अभी मुल्ला जी ने ये कहानी सुनाई उसको। उन्होंने कहा देखो तुमको अगर मैं ये वक्त बता दूं तो क्या होगा, हम दोनों बातें करने लगेंगे। तो मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछूंगा, तुम मुझसे मेरा नाम पूछोगे, फिर हम एक दूसरे का घर पता ढूंढने पता लेंगे, एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे, और यहाँ से तो 4-5 स्टॉप के बाद मेरा घर आएगा। तो मैं जो है बहुत ही उसमें आकर के जेनरॉसिटी में तुमको अपने घर बुला लूंगा। अब तुम घर आओगे, खाने का वक्त हो रहा है, मेरी लड़की तो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा खाना बनाती है।
तो जब तुम खाना खाओगे और तो वो तुमको देखेगी, तुम भी भगवान की दया से बड़े अच्छे खूबसूरत आदमी हो, तो तुम दोनों तो एक दूसरे के इश्क में इन्वॉल्व हो जाओगे। और जब तक लंच खत्म होगा तब तक तुम मेरे से मेरी बेटी का हाथ मांगने लगोगे। अब मुल्ला अपनी असली बात पर आते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे जैसे आदमी को अपनी बेटी कैसे दे दूं जिसके पास अपनी एक घड़ी भी नहीं है। तो बात यह है कि इतनी छोटी सी चीज पूछी थी कि आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है। मुल्ला ने वो 15 स्टेप आगे जा करके सोच लिया कि अगर वक्त बता दिया तो इस आदमी को अपनी बेटी देनी पड़ेगी, और इसके पास तो घड़ी भी नहीं है, कैसे दूंगा। तो ये है इमेजिनेटिव माइंड। माइंड जो है वो सब चीजों के बारे में कल्पना कर रहा है और ऐसे एक विश्व का निर्माण कर रहा है जिसमें हमको बिठा देता है और हम उसी के होकर रह जाते हैं। तो ये जरूरी बात है ये जानने की कि हमारा माइंड जो है वो कब प्रैक्टिकल माइंड है या वर्किंग माइंड जिसको हम कहते हैं, जिसकी हमको जरूरत है, बिना उसके तो कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन कब इमेजिनेशन में फंस गया है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इमेजिनेशन में जब माइंड फंसा रहेगा तब तक हम जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे या हम भटक जाएंगे। जैसे ये मुल्ला जी भटक गए कि बड़ी सीधी बात थी, उसको वक्त बता देते, बात खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने इतना कुछ सोच लिया और फिर बताया। तो ये माइंड का ये है। दूसरी चीज ये है कि माइंड की एक अवस्था होती है जड़त्व की अवस्था, कि माइंड विच इज इनर्ट। If you are working, if you want to be something in life, you should have an alert mind and active mind. आप सभी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के पास अलर्ट माइंड तो है, लेकिन उसको हमेशा अलर्ट रखने का, वो कभी इमेजिनेशन में न फंसने पाए। अगर इमेजिनेशन में ही रह गया तो किसी दिन, जो जैसे एक बच्चे ने सुइसाइड कर लिया, कि वो अपनी बनाई हुई दुनिया में ही था, वो बाहर की दुनिया से कट गया था। तो ऐसी स्थिति नहीं आने देने का, अपने लिए भी और हमारे आस पास जितने दूसरे लोग हैं उनके लिए भी। तो इसलिए ये आवश्यक है। और अभी वो दूसरा सवाल पूछा था कि मेडिटेशन से क्या होता है। Yes, sir. कि आपने माइंड का बहुत अच्छा बताया सर। इट इज प्राइमरी हाँ मनोबंगमा जो हाँ, सबसे इट इज। प्रमुख है, सबसे प्रधान है, हाँ और वही हथियार है जिसके जरिए ये जो स्टूडेंट है वो पूरा पढ़ाई करने वाले उसी हथियार के जरिए ये पूरा आकलन करेंगे, स्मरण करेंगे और उसका हाँ इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। तो हाँ, सर अगर वो हमारा मेडिटेशन से, मित्र है तो बहुत अच्छा है। जी अगर सर, मालिक हो गया हमारा तो बहुत, माइंड इज अ वेरी बैड मास्टर बट माइंड इज अ गुड सर्वेंट। वी शुड मेक माइंड आवर सर्वेंट। तो सर स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी है कि इसमें मेडिटेशन का कितना रोल होगा और कैसे मेडिटेशन पॉजिटिवली हेल्प करेगा और किस हद तक इन्होंने करना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट। सर आपका भी पूरा करियर हो गया है, आपका एक फेज अलग है, मेरा एक सर्विस में आ गया हूँ, आई कैन अफोर्ड 10 days एंड वी कैन एग्री ऑन दिस थिंग कि मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, उसका और पॉजिटिव महत्व बहुत है। लेकिन इनका टाइम प्रेशर बहुत है कि प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम निकालना मुश्किल है, लेकिन करना भी है। तो मेडिटेशन का कैसे फायदा होगा सर और कैसे करना चाहिए? हाँ, मेडिटेशन से दो बातें हैं कि मेडिटेशन का एक अर्थ लोग अक्सर ये लगाते हैं कि जो योग सूत्र में ध्यान की परिभाषा या योग की परिभाषा है, वो इस तरह से कहा है कि योगः चित्तवृत्ति निरोध, कि ध्यान तब लगेगा जब तुम्हारे मन में जो चित्त में वृत्तियां हैं या जो लहरें हैं, मन को एक हम लेक की तरह से, एक तालाब की तरह से देख सकते हैं जिसकी सतह पर बहुत सारे रिपल्स हैं, रिपल्स ऑफ थॉट, बहुत सी लहरें उठ रही हैं। लेकिन किसी ऐसे दिन जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही हो,
सारी लहरें एकदम शांत हो जाती हों, तब अगर हम उस लेक के सामने खड़े होते हैं उसकी बगल में, तो हम पानी के नीचे अंदर में सतह के नीचे तलहटी में क्या है ये देख सकते हैं। तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही मन के लिए पतंजलि ने बताया है कि तुम्हारे मन में जब तक वृत्तियां हैं, जब तक थॉट्स का रिपल है, तब तक जो तुम्हारी असलियत है, तुम्हारे अंदर जो एक प्रकाश है, विमर्श है, जो तुम्हारे अंदर ग्रेटनेस है, उसका सही पता नहीं लगेगा। तो इसलिए ध्यान आवश्यक है कि ध्यान एक ऐसी विधा है जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे मन की सतह पर जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, उनको धीरे धीरे करके शिथिल करते जाएं। तो शिथिल करने के लिए ध्यान, जिसको हम क्लासिकल सेंस में कहते हैं कि मन एकदम स्थिर हो जाएगा, ये अवस्था तो बहुत दिनों बाद आती है। या कोई उसके लिए कठिन प्रयास करें, जैसे आप विपश्यना के कोर्स में जाते हैं, 10 दिन निकालते हैं हर साल, ज्यादा दिन के लिए जाते हैं, तो ठीक है, वहां तो और कोई काम नहीं है, सुबह 3 बजे से उठ करके और शाम को 7 बजे तक यही करना है। लेकिन हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? तो 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि डेवलपिंग, जिसको हम कहते हैं डेवलपिंग अवेयरनेस, दिन भर में 20 बार आप अपने को बोलो। आप सभी ने बचपन में कोई एक गेम खेला होगा जिसमें एक बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं स्टॉप, और दूसरा बच्चा जो है जिसको बोल दिया गया स्टॉप, वो जिस हालत में है, जैसे हाथ उठाया है, जिस तरह से चल रहा है, उसी हालत में फ्रीज हो जाता है। तो ये जो स्टॉप वाला खेल है, फ्रीज करने का, ये दिन भर में 25 बार 30 बार आप अपने आप को सडनली बोलें स्टॉप, और ये देखें कि जब स्टॉप बोला उसके पहले आपके मन में क्या था। तो अगर आपके मन में वो वर्किंग माइंड वाला थॉट था कि अभी मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है, या ये चीज याद करनी थी, वो तो ठीक है, खाना खाना है, भूख लगी है, या बहुत पढ़ाई कर ली, अभी शाम को थोड़ा टहलने जाना है, थोड़ा व्यायाम करना है, कुछ प्राणायाम करना है, ये सारे तो प्रैक्टिकल थॉट्स हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। लेकिन अगर ये विचार आया है, ओहो ये सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये कैसे होगा, ये विचार आया कि क्या मैं इस इम्तिहान को क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो फ्यूचर में घटना होने वाली है, इसका कोई संबंध नहीं है आज के उससे। ये आपका इमेजिनेशन है कि आप सोच रहे हैं कि मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं पास होऊंगा। अभी जो करंट सिचुएशन है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। कोई भय है, अरे इंटरव्यू में जाएंगे, उधर इतने बड़े बड़े अफसर पुराने बैठे रहेंगे, मैं उनके सामने कैसे बोलूंगा। तो ये क्या है? ये सेल्फ डाउट है कि अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं। अरे जब होगा तो बोल देंगे, कोई सवाल पूछेगा, कोई भूत थोड़े ही बैठा होगा वहां सामने कुर्सी में, कोई आदमी ही बैठा होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जिंदगी में पहला इंटरव्यू मैंने दिया था स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेस का। मैं एमएससी में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, बीएससी तक पढ़कर गया था, अंग्रेजी बोलने का बिल्कुल अभ्यास नहीं था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में पहली बार ऐसा मौका आया जब अंग्रेजी में वार्तालाप करना है। तो आज मैं उस स्थिति को याद करता हूं तो हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ पूछा, अब मैं हिंदी में सोच करके उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की सोचता था, और उसमें समय लगने वाला था, तो वो मैं कुछ अटकता था। तो हमारे एक जो इंटरव्यू बोर्ड के उस वक्त चेयरमैन थे,
यूपीएससी के चेयरमैन भी हुए, डॉक्टर किदवई, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर होते थे किसी जमाने में। तो वो मेरी बात पढ़ लेते थे मन की, और वो जो भी मैं ट्रांसलेट कर रहा होता था उसको वो अंग्रेजी में खुद बोल देते थे, तो ये कहना चाहते थे, यस सर, यस सर। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो जो भी होगी वो देखेंगे, जब जो होगी वो निपट लेंगे। लेकिन अभी आज उसके बारे में सोचकर दुखी हो जाना या अपने मन में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को पाल लेना, तो ये विचार तो उचित नहीं है। तो यदि हम 25-30 बार अपने को स्टॉप बोलकर ये देखें कि कौन सा विचार इसके पहले मेरे मन में था, तो हमें अपने उन लिमिटिंग पैटर्न्स का, कि कौन कौन सी चीजें जो जिंदगी में हमको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनका पता लगने लगेगा। या कौन से ऐसे विचार हैं जो बिल्कुल कल्पना के हैं, इनका वास्तविकता से अभी कुछ लेना देना नहीं, तो आज हम उसके बारे में क्यों सोचें, जब आएगा तो देखेंगे। तो इससे जो है एक शुद्धिकरण हो जाएगा कि अपने अंदर जो प्रैक्टिकल माइंड है, जो जिसको वर्किंग माइंड, वो स्टूडेंट ने पूछा, वर्किंग माइंड की प्रधानता होती जाएगी, और ये जो इमेजिनेटिव माइंड है जो हमें रोकता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एक काम तो ये सबको करना चाहिए, इसमें बहुत समय नहीं लगता है। जितना आप करेंगे उतना ही आप अपने बारे में अपने को और अच्छी तरह से जानने लगेंगे कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किन चीज़ों को लेकर हम कॉन्फिडेंट हैं, और हमारी वीकनेसेस क्या हैं। तो जो आदमी बहादुर होता है या जो अच्छा खिलाड़ी होता है, वो अपनी वीकनेसेस भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि जब हम अपनी वीकनेस जान जाते हैं तो वो अपने आप ही वो वीकनेस छोड़कर चली जाती है। क्योंकि अवेयरनेस क्या है, इट इज लाइक ब्रिंगिंग लाइट। कहीं पर अंधकार है तो हम क्या करते हैं, हम जाकर कोई उस अंधकार के साथ कोई मल्ल युद्ध, कोई कुश्ती नहीं करते, हम सीधे वहां एक रोशनी ले जाते हैं। तो रोशनी ले जाते हैं तो अंधकार चला जाता है। रोशनी कोई अंधकार के साथ लड़ाई नहीं करती। अंधकार क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ऐसे ही हमारी जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो क्या है, एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस। जब हम उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं तो इट इज लाइक लाइटिंग ए कैंडल देयर। इट इज एक मोमबत्ती जला दी वहां पर, तो अंधेरा रहेगा नहीं, चला जाएगा। तो एक बहुत सिंपल तरीका है जो हम सभी ये कर सकते हैं अपने आप को देखने के लिए कि हम किधर हैं और क्या चीजें ऐसी हैं जो हमको रोक रही हैं। हमारी पूरी, हाँ जी, आपने जो ये सवाल का उत्तर दिया, इससे 2-3 और प्रश्न के उत्तर मिल गए सर। जैसे एक प्रश्न था कि हाउ टू फेस द सिचुएशन फियरलेसली, जो फियर का भी एस्पेक्ट आपने बताया था। देन देयर वाज अनदर क्वेश्चन कि हाउ टू फेस द पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। तो ये जो आपने प्रैक्टिकल चीजें बताई सर, कि ये कल्पना में एग्जिस्ट करने वाली चीजें, ये विचारों में एग्जिस्ट करने वाली, ये विचार है, यू अवेयर अबाउट इट। तो रोशनी की चिंगारी जल उठी। कैसे होता है ना, देखिए मैं छोटा था, जहां पर उधर आसपास पेड़ थे, तो रात में कभी अंधेरा, वहां बिजली तो नहीं होती थी, अंधेरा होता था। तो कभी जा रहे हैं, वो सुनसान, वो झिंगुर की आवाज है, ये है, कुछ बड़ा डरावना सीन होता था। तो कभी कभी पेड़ देखकर लगता था कि जैसे कोई दैत्य खड़ा है, कुछ है। लेकिन पास पहुंच गए तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं, वो लगता था वो ये तो वही पेड़ है जो हमारा जाना पहचाना है। तो इसी तरह से है। और दूसरी चीज ये कि जो अवेयरनेस वाली बात है, उसके लिए क्या है कि जब कभी आपको लगे कि भय हो रहा है, जब कभी आपको लगे कि मेरे अंदर अपने आप को लेकर के कुछ कमतरी का एहसास, जिसको कहते हैं सेल्फ डाउट, ये भावना जग रही है कि आई एम नॉट गुड एनफ, हाउ विल आई डू दिस। सो द बेस्ट रेमेडी इज become aware of your breath. Yes. आप तो विपश्यना करते हैं, आपसे ज्यादा इसके बारे में और कौन बता सकता है। लेकिन सीधी बात यह है कि जो ब्रेथ है
हमारी ये श्वास प्रश्वास, ये आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, ये एक तरह का ब्रिज शरीर में और मन के बीच में। जैसा मन होता है हमारी श्वास प्रश्वास वैसी ही हो जाती है। जब बहुत डरा हुआ आदमी होता है वो कैसे सांस लेता है, उसकी सांस रुक जाती है, आती नहीं। कोई घायल हो गया है, किसी दुर्घटना में फंस गया है, किसी बहुत बड़ी विपत्ति में आ गया है, उसकी श्वास प्रश्वास को देखिए। या कोई बहुत क्रोध में है, जब बहुत गुस्से में होता है तो भी वो सांस रुक जाती है, उसको सांस लेने में बड़ी मुश्किल से पूरी सांस खींचता है, छोड़ता है, बहुत बेलेबर्ड, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बेलेबर्ड ब्रेथ होती है। और वही आदमी जब गहरी नींद में सो जाता है तब श्वास कैसे चलती है, खर्राटा, पूरी श्वास अंदर जाती है और फिर पूरी बाहर आती है, और कभी कभी तो नाक में अंदर गले में बजने लगती है, हम कहते हैं खर्राटा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका मन खाली हो गया है। जब गहरी नींद में है तो मन एकदम शांत है, स्थिर है, कुछ है नहीं, तो श्वास की गति बदल जाती है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है। भय में है तो क्वालिटी बदल जाती है, क्रोध में है तो क्वालिटी बदल जाती है। जब हम कोई बहुत बाहर के किसी काम पर फोकस्ड रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो पता ही नहीं लगता कि सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। yes. तो मन की जैसी स्थिति होगी वैसी श्वास की स्थिति है। लेकिन क्या है कि मन की स्थिति से श्वास गवर्न होती है, तो श्वास की स्थिति से मन भी गवर्न किया जा सकता है। तो जब भी लगे कि अब हमको भय का सता रहा है या सेल्फ डाउट आ रहा है, तो थोड़ी देर आंख बंद करके अपनी श्वास को आते हुए देखना और प्रश्वास को बाहर जाते हुए देखना, और जैसे ये आएगा वो भय, वो सेल्फ डाउट, ये सारी चीजें अपने आप किधर चली जाएंगी। वेरी ट्रू सर। मैं मित्रों से बात करना चाहूंगा इस पॉइंट पे। मित्रों, ये जो सर बोल रहे हैं इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं, इसका आध्यात्म से कुछ भी लेना देना नहीं। ये सर ने प्रैक्टिकल चीज बताई है। जैसे अपना विज्ञान है कि अगर आप वो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे टंगस्टन वायर से तो वहां लाइट जलेगी, वैसे जैसे ये विज्ञान है उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। इतना क्लियर कट ये कोरिलेशन है सांस का और मन का, और इसका अनुभव से मैं भी बोल सकता हूँ कि दिस इज ट्रू। और अगर आप 5 मिनट भी कम से कम, अगर आधा घंटा 1 घंटा कर पाएंगे श्वास प्रश्वास आनापान या प्राणायाम, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अगर नहीं 1 घंटा, आधा घंटा, नहीं आधा घंटा, कम से कम 5-10 मिनट या आदत अगर डाल लेंगे कि सुबह और शाम में कम से कम, तो उसमें सांस देखने का आपको आदत लग जाएगी। और जहां आप है बीइंग प्रेजेंट, सर ने जैसे बताया कि दिन में 20 बार अगर आप प्रेजेंट है तो यू आर एब्सोल्युटली ग्राउंडेड। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, इसका धर्म से प्लीज कोरिलेशन मत कीजिए, इसका आध्यात्म से कोरिलेशन मत कीजिए। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल अपना कोरिलेशन अपने एग्जाम को कीजिए प्लीज। सर, वी आर अप्रोचिंग टू आवर एंड ऑफ द सेशन एंड सम लास्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है। I will just tell them something else. See what Mr. Chauhan has said. It is like this कि खीर बनी हुई है, तो आप उस खीर को पर रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, उसके बारे में कितनी चर्चा कर सकते हैं, खीर क्या होती है इस पर कोई शोध ग्रंथ तैयार हो सकता है, लेकिन खीर क्या है ये तो उसको ही पता लगेगा जो 1 चम्मच निकाल कर अपने मुंह में रख लेगा। yes. तो ये जो है ये करके देखने की बात है, जिसने किया उसको तुरंत पता लग जाएगा। जिसको हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। जस्ट डू इट एंड यू विल नो इट। यस, करके देखिए। हाँ। सर, जो एग्जाम का प्रिपरेशन का फेजेस है उसमें इंटरव्यू इज कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रेशराइजिंग थिंग, very anxious phase, very
apprehensive phase, what we call. और लोगों के मन में थोड़ा सा एक सवाल भी रहता है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। अभी भी आज क्वेश्चन पूछा कि आपके इंटरव्यू में क्या पूछा गया था और आपने कैसे फेस किया, कुछ आप बता सकते हैं क्या? तो आई विल शेयर स्मॉल इंसिडेंट्स फ्रॉम माय यूपीएससी इंटरव्यू, और ऑल द स्टूडेंट कैन कोरिलेट विद दिस। मुझे पूछा गया था, ज्योग्राफी वाज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। मिस्टर चौहान, यू आर स्टैंडिंग एट सूरत एंड लुकिंग एट पोल स्टार, टेल मी द एंगुलर एलिवेशन ऑफ पोल स्टार। आप सूरत में खड़े हैं और ध्रुव तारे की तरफ देख रहे हैं, तो ध्रुव तारे का एंगुलर एलिवेशन क्या होगा? तो ये फैक्चुअल सवाल नहीं है, दिस इज जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपका माइंड अगर स्थिर है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, अगर आपका माइंड स्थिर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत आसान है। अगर आप पोल पे खड़े रहेंगे, बच्चों को मैं पूछता हूँ कि क्या जवाब हो सकता है, थोड़ा सा मन में गेस कर लीजिए, मैं आंसर भी बता देता हूँ, आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम। अगर आप पोल पे खड़े रहेंगे, नॉर्थ पोल पे, तो पोल स्टार विल बी एट एग्जैक्टली ऑन द हेड, दैट विल बी एंगुलर एलिवेशन भी 90 डिग्री। और अगर आप इक्वेटर पे खड़े रहेंगे तो इट विल बी फ्लैट, तो एंगुलर एलिवेशन भी 0 डिग्री। तो एज यू प्रोग्रेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, पोल स्टार थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ता जाएगा। और सूरत का जो लैटिट्यूड है दैट इज अराउंड 23.5, तो वहां अगर खड़े रह के देखेंगे तो इट इज 23.5। तो ये जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का सवाल था, जैसे वेदर यू आर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं कि वो चेक करते हैं इंटरव्यू में कभी कभी। सो दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। So I asked sir कि sir presence of mind from the UPSC interview perspective और from the job perspective, आप एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करेंगे तो बच्चों को that will be icing on the cake। नहीं, जो एक सिंपल बात पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नंबर 1, नेवर फील डिफेंसिव। ये अपने मन में कभी भाव मत रखिए कि इंटरव्यू में जा रहे हैं और क्या होगा, क्योंकि ये सोच कर गए तो एक तरह से आप जिसको कहते हैं कि आप हैंडीकैप के साथ खेलना शुरू कर रहे हैं। तो यू बी योरसेल्फ। और एक बात ये जानने की है कि हम में से हर व्यक्ति यूनिक है। हम सबको ये देह मिली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास एक चीज है, डिस्क्रिशन, विवेक। विवेक के कारण हम अपने को बदल सकते हैं, अपनी प्रवृत्तियों को बदल सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं, धारणाओं को बदल सकते हैं। तो ये जो विवेक मिला हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबके पास है। और हम सभी चूंकि अलग हैं, एक ईश्वर ने एक ही पीस बनाया है, जैसा भी बनाया हो हमारे जैसा तो एक ही पीस है, तो इसलिए उसको लेकर हमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। बहुत सहज भाव से इंटरव्यू में जाकर उनके साथ बात करने का, और प्रेजेंस ऑफ माइंड का तो होना इसलिए आवश्यक है कि जब आप सहज होते हैं, एकदम परफेक्टली नेचुरल, then you are having presence of mind. What is presence of mind? कि first thing is you are fully present. So if you are fully present in the moment, you will have presence of mind. So best thing is that when you have to go for the interview and you are having some anxiety or whatever, just watch your breath. And if you watch your breath, you will find that your breath becomes very, very slow, even and natural. और जब हमारा ब्रेथ जो है अपने आप में सहज रहेगा तो हम फुल्ली प्रेजेंट हो जाते हैं। ब्रेथ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रेथ पर हम जैसे ही ध्यान देते हैं,
हम न तो पास्ट के बारे में सोचते हैं न फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। नॉर्मली हमारा मन किधर रहता है, या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। लेकिन जहां ब्रेथ के बारे में ले आए, उसको ब्रेथ पर ले आए, तो वो न तो पास्ट में है न फ्यूचर में है, प्रेजेंट में आ जाता है। जब प्रेजेंट में होंगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड नेचुरल है। और दूसरी बात यह है कि किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन किसी चीज को बोला है तो उसको जो है वो छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में गया, मुझे इतिहास पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे पिताजी इतिहास पढ़ाते थे एक इंटरमीडिएट कॉलेज में, और मेरे बड़े भाई ने जो है इतिहास में एमए किया था, तो घर में इतिहास का बड़ा माहौल था। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, भारत के इतिहास के बारे में भी और यूरोप के इतिहास के बारे में। तो ऐसे ही इंटरव्यू में गए तो मैंने उसमें लिखा हुआ था, हॉबीज लिखना होता, तो रीडिंग हिस्ट्री बुक्स लिखा था। तो एक साहब मेरे पीछे लग गए, उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू वांट टू रीड हिस्ट्री, व्हाट इज द ग्रेट पॉइंट इन डिगिंग ओल्ड ग्रेव्स। क्या महत्व है इतिहास का? कोई महत्व नहीं, कहानियां हैं, राजा रानी की कहानी है, इसकी उसकी है। तो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा कि साहब ऐसा है कि इतिहास सिर्फ राजा रानी की कहानी नहीं है, इतिहास जो है इस मानवता के प्रवाह की कहानी है। और कोई भी घटना जब घटती है तो ठीक है, राजा रानी या जो उसके पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारा है, सोसाइटी में चेंज हो रहा है, रिलीजन में चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर हम इतिहास का अध्ययन एक बहुत बारीकी से करते हैं तो हमें जो है वो मनुष्यता के परिवर्तन की कहानी का पता लग जाता है, और उससे जो अंतर्दृष्टि मिलती है उसका उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। तो वो जो था वो मुझे बुली कर रहे थे कि भाई इसको कुछ ऐसे दबा दो, इसने कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनको मेरी बात माननी पड़ी और फिर वो उस विषय को छोड़कर आगे बढ़ गए। तो इंटरव्यू में आपको जब अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको कोई बुली नहीं कर पाएगा। अच्छा होगा या नहीं होगा वो तो बहुत सारी परिस्थितियों पर है। क्योंकि मुझे याद है हम इंटरव्यू में गए तो एक सज्जन उस दिन कहीं पर मालदीव्स में एक कू हो गया था, एक सत्ता पलट हुआ था, एक मुसलमान लड़का मेरे साथ बैठा हुआ था, उसका नाम वही था जो वहां के प्रेसिडेंट को बेदखल कर दिया गया था। तो वो मुझे यही बोल रहा था कि मेरे से तो यही पूछेंगे कि तू मालदीव से यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि मेरा नाम तो वो है। अब वो इतना उसमें ऑब्सेस्ड हो गया कि उससे जाकर के कुछ और ही सवाल पूछे और वो कुछ गड़बड़ हो गया उसका। तो एडवर्सरियल उसने एक व्यू ले लिया, कुछ लड़ाई कर ली, बाहर आया, उसका नहीं हुआ इंटरव्यू में। तो सवाल यह है कि हमारे को कुछ ज्यादा चक्कर में पड़ने का नहीं, अपने को फुल्ली प्रेजेंट करके उधर जाना है। हम जैसे भी हैं अपने को प्रेजेंट कर देना है। अब उसके में क्या होगा क्या और नहीं होगा वो बात की बात है, उसके लिए उस दिन चिंता करते रहने से वो जो सामने है वो बिगड़ जाएगा। सर बहुत प्रैक्टिकल चीज बताई आपने, और उसमें भी अल्टीमेटली द प्रैक्टिस ऑफ वाचिंग द ब्रेथ इज very very useful. It is important. You just watch the breath. Whenever something you are going to give an exam, you just watch your breath. Yes. और दूसरी चीज, जैसे मेरे पिताजी ने एक बात मेरे से हमेशा कही थी कि बेटा कभी 3 घंटे का पेपर होता है, तुम छोड़कर भागकर मत आना। तो जिंदगी में 2 बार ऐसा हुआ, बीएससी में भी एक बार और एमएससी में एक बार, कि ऐसा प्रश्न पत्र आ गया जिसमें जिसने पेपर सेटर रहा होगा उसको हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उसने ठीक से देखा नहीं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी पूछ दी जो कि हमें पढ़ाई नहीं गई थी। तो जो पहला इंप्रेशन था वो देख करके लोगों को अच्छा चलो छोड़ देते हैं, चलते हैं, फिर बाद में देखेंगे, सप्लीमेंट्री देंगे, ये देंगे। मैंने नहीं छोड़ा, मैं उसको पूरा लिखा। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि चूंकि मैं फुल्ली प्रेजेंट था तो कुछ सवाल जो नहीं पढ़े थे उनका आंसर पता नहीं कहां से जैसे सृष्टि ने मेरे मन में प्लांट कर दिया और मैं वो दे पाया।
तो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया, Very जबकि good. बहुत सारे लोग फेल हो गए और छोड़ दिया उन्होंने। तो ये एक है कि यू जस्ट बी देयर, योर जॉब इज टू बी प्रेजेंट, दैट इज Yes, ऑल दैट लाइफ रिक्वायर्स। yes. सर आपका हमारे बीच में होना आज, इट वाज रियली फीस्ट, इंटेलेक्चुअल फीस्ट फॉर अस, फॉर स्टूडेंट्स। और ये जो फियर है इंटरव्यू फेस करने का स्पेशली, जी तो ऑफिसर्स को भी ये स्पेशली फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये ऑफिसर्स से इंटरेक्ट करना बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं होता। तो आप अपने टाइम से ये वक्त निकाल के, टाइम निकाल के सर आपने अपने विचार, अपने अनुभव शेयर किए और स्टूडेंट के बीच इतना टाइम स्पेंड किया, उससे भी सर एक अच्छी कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलेगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर, and I am really thankful to coordinator that coordinator had availed sir for the students, and I really congratulate students ki I don't know how far you realize the gravity sir का जो वैचारिक प्रतल है, जो प्लेन है और थिंकिंग और लिविंग का, वो तो और आपने वैसे बहुत ज्यादा गैप है, इट शुड बी फॉर सर्विंग ऑफिसर्स, but in very simple terms and in very practical aspects sir has explained these things, and I hope you don't take it lightly. Just observing a breath is really, really a miraculous thing. If you have that habit, अगर आप वो हैबिट इंकलकेट कर सकते हैं अभी विद्यार्थी जीवन में, तो लाइफ लॉन्ग आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जिंदगी इससे बड़ी है काफी। तो आई रियली थैंक यू सर वंस अगेन, and I hand over to the. I would like to say something before I close. Just first thing is that I am very happy to be here. It is not a joke. I mean, it is not a formal statement. मुझे बहुत आनंद हुआ आज, और स्पेशली ऐसा कहते हैं ना कि जो नौजवान लोग होते हैं, लड़के लड़कियां, उनके साथ अगर आप संबंध बनाएं और इंटरेक्ट करें तो आपकी उम्र थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सोचने का नज़रिया बदल जाता है। दूसरी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके अगर पर्सनल इश्यूज हैं, तो मैं ये प्रवीण पवार जी से ये अनुरोध करूँगा कि वो मेरा नंबर जो है, मोबाइल नंबर, सबको दे दें। yes, आप में से किसी को भी, किसी भी बच्चे को कभी कोई सलाह की ज़रूरत होगी किसी पर्सनल इशू पर, सब्जेक्ट पर तो नहीं मैं बता सकता क्योंकि मुझे बहुत समय हो गया, लेकिन पर्सनल जो लाइफ के इश्यूज हैं उसके बारे में किसी सलाह की आवश्यकता होगी तो आप निसंकोच मुझे संपर्क करें और मैं ये सेवा आपको जरूर दूंगा, क्योंकि ये जीवन में एक, हम सभी आए ही हैं इसीलिए कि एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें ताकि सब साथ में आगे बढ़ सकें। अगर कोई एक ही आगे बढ़ा तो क्या बढ़ा, तो इसलिए समाज को उसका फायदा होना चाहिए, सबको होना चाहिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनको होना चाहिए। तो और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखा है, कुछ दिनों से मैं ये काम कर रहा हूँ कि बीइंग ए काइंड ऑफ ए पर्सनल कोच, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जीवन में काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि रिलेशनशिप्स नहीं काम कर रही हैं। आदमी को पता नहीं है कि कोई रिलेशनशिप बिगड़ रही है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो ऐसे हमारे स्टूडेंट्स को ये सब शिक्षा मिलनी चाहिए। अभी इसमें सवाल भी पूछा है कि सोसाइटी का बहुत दबाव है हमारे ऊपर, जब तक हम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सोसाइटी का प्रेशर है, उससे कैसे निपटें। तो बात तो बड़ी वाजिब है कि सोसाइटी में तो लोग तंग करते हैं, तो ये आपके अंदर जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो फिर आप सोसाइटी जो भी बोले उससे आप प्रभावित नहीं होंगे।
तो इस तरह ये वास्तविक प्रश्न है, ये मतलब इमेजिनरी नहीं है, ये कमजोरी नहीं है। ये सवाल पूछने के लिए जिसने भी सवाल पूछा है उसको हिम्मत चाहिए और ईमानदारी चाहिए कि सोसाइटी का जब प्रेशर तो है तो उसको कैसे ठीक। तो इसीलिए मेरे मन में जब ये प्रश्न मैंने देखा तो मेरे मन में ऐसी धारणा आई कि मैं वो प्रवीण जी को बोलूँगा कि मेरा नंबर जो है, आप में से जिसको कभी ज़रूरत हो मेरा आप नंबर ले लीजिए और मेरे से संपर्क करिए। मैं अवश्य समय दूंगा, आपकी बात सुनूंगा और जितना मुझे आता है उतना आपको ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू।